सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। मणिपुर विधानसभा में 2 विधायकों के साथ टूटी पीपुल्स अलायंस ने कल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा नीति मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ होने से कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं और यही कारण है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यहां तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस में आना चाहें तो आ सकते हैं, मगर एक शर्त है और वह है स्थानीय नेता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा पर सर्वोच्च न्यायालय के रोक लगाने के बावजूद संसद की सदस्यता अभी तक बहाल न किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रविवार को क्रांतिकारी गीतकार गदर के निधन पर शोक जताया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि गदर के निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हैं। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान अपने गीतों के माध्यम से भावना को हर गांव तक पहुंचाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 12 अगस्त को गुजरात के कच्छ जिले का दौरा करेंगे, जहां वे कोटेश्वर महादेव मंदिर की धार्मिक यात्रा पर जाने के अलावा नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे भारत में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को विचार एवं पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर उन्हें सोमवार और मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इस सप्ताह सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले के सरहदी रेलवे स्टेशन पे कल हजारा एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी उतर गए। इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 80 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत दौरे के लिए मंजूरी दे दी है। अपने बयान में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे खेल और राजनीति को एक साथ मिलाना नहीं चाहता। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की गेंद अब लोकसभा स्पीकर के पाले में चली गई है। राहुल की सदस्यता बहाली तो तय है, लेकिन कब, इसमें कितना समय लगेगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जिस तेजी से पहले कार्रवाई हुई, वही तेजी लोकसभा सचिवालय और स्पीकर को सदस्यता बहाली में दिखानी चाहिए। तो कब तक संसद आ सकते हैं राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मोदी मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई तो उनकी संसद सदस्यता पर 24 घंटे में फैसला हो गया। लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता रद्द कर दी और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लोकसभा सचिवालय को छुट्टियां याद आ रही हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी की जांच की बात कही जा रही है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अदालती दस्तावेज शनिवार सुबह स्पीकर के सचिवालय को दे दिए थे, जिसमें अनुरोध किया गया कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली बिजली की रफ्तार से की जाए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने उन्हें शनिवार सुबह संपर्क करने के लिए कहा था। जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्हें लोकसभा महासचिव को कागजात सौंपने का निर्देश दिया गया। चौधरी ने कहा कि जब उन्होंने महासचिव से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि कार्यालय शनिवार को बंद था और कागजात अध्यक्ष को भेजे जाने चाहिए। इसके बाद चौधरी ने दस्तावेज लोकसभा सचिवालय को भेज दिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की है, जिससे वो अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस में हिस्सा ले सकें। अब पूरे देश को कल का इंतजार है, जब राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे। लोकसभा सचिवालय के जवाब से ये साफ है कि सोमवार की शाम तक राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला हो जाएगा, जिसके बाद वो 8 अगस्त को पीएम मोदी के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर लोकसभा स्पीकर सोमवार को कोई फैसला नहीं लेते हैं तो कांग्रेस मंगलवार को संसद शुरू होने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। संसद में भी अब मोहब्बत की दुकान खुलेगी। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि नफरत को मोहब्बत से ही हराया जा सकता है, लेकिन बीजेपी की सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है और आज बीजेपी सरकार में बुलडोजर नफरत का प्रतीक बन गया है। बीजेपी सरकार की बुलडोजर एक्शन को लेकर राहुल गांधी की क्या है रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
4 अगस्त का दिन राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इस दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। अब जल्द ही संसद में फिर से राहुल गांधी दहाड़ने वाले हैं। वहीं हरियाणा के नूंह में जिस तरह नफरत के सहारे बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, उसको लेकर भी राहुल गांधी बड़ा कदम उठा सकते हैं। आज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में राहुल गांधी बुलडोजर के सामने सीना ताने खड़े नजर आ रहे हैं। बुलडोजर को नफरत का प्रतीक माना जा रहा है, जो सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इस तस्वीर को साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा। अब इस तस्वीर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए हरियाणा के नूंह में भड़के बवाल पर एक वार किया है। हरियाणा के नूंह में धार्मिक जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक टकराव के बाद अब हालात काबू में हैं। नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर पथराव मामले के बाद अवैध निर्माण के नाम पर मुसलमानों की रिहाइश पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 45 से ज्यादा अवैध निर्माणों के नाम पर मुस्लिम समुदायों की इमारतों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। बीजेपी हरियाणा में अपनी हार को जीत में तब्दील करने के लिए एक बार फिर ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है और नूंह को इसके लिए निशाने पर लिया गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नूंह में बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि जो लाचार और बेसहारा हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, जबकि घटना के असली आरोपी खुलेआम बंदूक लिए घूम रहे हैं। ओवैसी का साफ तौर पर कहना था कि इल्जाम की आड़ में वहां पर गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी को मैदान में उतारने का संकेत दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी सरकार के बुलडोजर को राहुल गांधी का सामना करना होगा। राहुल गांधी नफरत से लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी शासित मणिपुर में नफरत की मंडी सजी हुई है। 95 दिनों से यहां टकराव चल रहा है। कांग्रेस पीएम मोदी के बयान की मांग कर रही है और अब तो हालात ये हैं कि बीजेपी नेता ही अपनी पार्टी को घेर रहे हैं। मणिपुर में पिछले 95 दिन से टकराव जारी है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। डीजीपी को भी कोर्ट ने तलब कर लिया है। राज्य में हालात कब तक सामान्य होंगे, सरकार भी नहीं बता पा रही है। इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है, मणिपुर पर मन की बात। पत्र में आगे लिखा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र राष्ट्र के लिए मणिपुर में असफल भाइयों और बहनों, ये स्वीकार करते हुए मेरा दिल दुख रहा है कि मैंने मणिपुर के निर्दोष बच्चों, महिलाओं और युवाओं को निराश किया है। जो हिंसा जारी है उससे मुझे बहुत दुख होता है और मुझे इस खूबसूरत भूमि की रक्षा के लिए अपने पास मौजूद मशीनरी का उपयोग न करने का अफसोस है। मणिपुर की रक्षा करने के बजाय मैंने विपक्ष को दबाने और लोकतंत्र के मूल तत्व को कमजोर करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग, मैं अकेला ही काफी हूं देश को बर्बाद करने के लिए। भव्य दिए सबसे बड़ा झूठा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी के अंदर से भी अपनी ही सरकार की घेराबंदी की जा रही है। मणिपुर से बीजेपी विधायक इमो सिंह ने दावा किया कि क्वाचा लमखाई घटना के समय भारी सुरक्षा खामियां थी। इमो सिंह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी के बावजूद दूसरे जिलों से उग्रवादी गाँव में आए और 3 लोगों की जान ले ली गयी। इमो सिंह ने कहा कि गांव में ड्यूटी पर तैनात अर्धसैनिक बलों को निलंबित करने की जरूरत है। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियमित रूप से खत और ज्ञापन लिख रहे हैं। कुछ सुरक्षा बल लोगों और राज्य के बीच अशांति पैदा कर रहे हैं। विधायक ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सुरक्षा बलों की कुछ इकाइयां समस्या पैदा कर रही हैं। अगर तुरंत उचित कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य में शांति और समान स्थिति बहाल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। 3 महीने से ज्यादा वक्त से स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। पीएम मोदी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी चुप्पी को लेकर संसद और यहां तक बीजेपी के अंदर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे सवाल पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में भी बीजेपी के अंदर उठ रहे हैं। नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब किसने दिया इस्तीफा, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए पहले से ही बड़ी चुनौती बन चुका है और अब एक और चुनौती पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी में बगावत के बड़े संकेत मिल रहे हैं। 7-8 दिन पहले प्रदेश में पार्टी के सबसे ताकतवर महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे का खुलासा अब जाकर हुआ। कहा जा रहा है कि वाघेला ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया था और अब वडोदरा के बीजेपी महामंत्री सुनील सोलंकी ने भी इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, सोलंकी का भी इस्तीफा 1 सप्ताह पहले ही लिया गया है और इसका खुलासा अब किया जा रहा है।
खुद सोलंकी ने बताया कि उन्होंने सप्ताह भर पहले ही इस्तीफा दे दिया था और वाघेला की तरह उन्होंने भी अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। गुजरात बीजेपी में अचानक शुरू हुए इस्तीफे के सिलसिले से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। आप और कांग्रेस ने इस्तीफे को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। दोनों का दावा है कि भ्रष्टाचार के खुलासे को दबाने के लिए इस्तीफे हो रहे हैं, जबकि जो आरोप बीजेपी सरकार और उसके नेताओं पर लग रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी के 2 नेताओं के इस्तीफे के बाद संकेत मिल रहे हैं कि कई और नेता इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले वडोदरा की मेयर के खिलाफ पर्चा मामला सामने आया था। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो इसमें बीजेपी के नेताओं का ही नाम सामने आया था। इस मामले में करणी सेना की एंट्री ने भी बीजेपी की मुसीबतों को और बढ़ा दिया, क्योंकि वाघेला और सोलंकी दोनों के इस्तीफे का विरोध करणी सेना ने किया है, जिससे बीजेपी की मुसीबत और बढ़ती दिख रही है। पीएम मोदी के गृह राज्य बीजेपी में टकराव बढ़ता जा रहा है। जल्द ही कुछ और नेताओं के इस्तीफे हो सकते हैं, तो दूसरी ओर पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी टकराव दिख रहा है। यह ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अब सर्वे टीम पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी में सर्वे जारी है और अभी तक सर्वे के काम से दोनों ही पक्ष संतुष्ट भी दिखाई दे रहे थे। दरअसल ये सर्वे वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के आदेश को सही कहा था। इसके बाद एएसआई ने वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का काम 4 अगस्त को ही शुरू कर दिया। शुरुआती चरण में पूरे परिसर की मैपिंग और इमेजिंग के काम पर जोर दिया गया। इसके अलावा कई बंद पड़े कमरे और 3 तहखानों में से एक तहखाने को खोला गया। इस बीच हिंदू पक्ष की ओर से इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि ज्ञानवापी के अंदर से मूर्ति मिली है, दीवारों पर स्वास्तिक के निशान दिख रहे हैं, घंटी कलश भी मिलने की बात कही जा रही थी। हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने ये तक कह दिया कि खंबे के टुकड़े किसी पुराने मंदिर का हिस्सा लगते हैं। हिंदू पक्ष के दावे को मस्जिद कमेटी ने पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की रखरखाव करता अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने बताया कि सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिस तरह की खबरें मीडिया में चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने इस तरह की खबरों को बेबुनियाद बताया और कहा कि तमाम दावे झूठे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने झूठी खबरें प्रसारित करने को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है और कहा कि अगर अफवाहें फैलाई जाती रही तो वो सर्वे के काम से खुद को अलग कर लेंगे। यासीन ने आरोप लगाया कि शनिवार को सर्वे के दौरान मीडिया के एक वर्ग ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद के अंदर तहखाने में मूर्तियां, त्रिशूल और कलश मिले हैं, जिससे मुस्लिम समाज आहत है। बीजेपी की नजर मंदिर मस्जिद के विवाद के बीच वोटों पर टिकी हुई है, तो कांग्रेस की नजर वोटिंग लिस्ट पर लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 से 2.5 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और कांग्रेस को डर लग रहा है कि चुनावों से पहले बीजेपी वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी कर सकती है। तो क्या है वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी रोकने की कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं ये खबर। नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट को अपडेट कर रहा है। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक पुनरीक्षित मतदाता सूची के लिए विशेष अभियान चल रहा है। लिस्ट में काट-छांट हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं तो नए नाम जोड़े जा रहे हैं और इस काट-छांट में ही हार जीत का बड़ा फार्मूला छिपा है। कांग्रेस को डर लग रहा है कि उसके समर्थकों के नाम वोटिंग लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव में जीत उसे मिलेगी जिसके ज्यादा वोट होंगे। ऐसे में वोटों की रखवाली का काम अभी से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अभी से अपने कार्यकर्ताओं को हाई अलर्ट पर रखा है। पूर्व सीएम ने इससे पहले ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करते रहें। अपने मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ से मिलें और वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें और जो फर्जी नाम जुड़े हों उन्हें हटवाएं। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 113 पर पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने बीएलओ से चर्चा की और वोटर लिस्ट मांगकर मतदाता सूची में अपना नाम चेक किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मतदान केंद्र पर मौजूद बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से पूछा, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाला फॉर्म है क्या आपके पास? दिग्विजय सिंह की बात सुनकर बीएलओ ने उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने वाला फॉर्म दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राघवगढ़ की जगह अब भोपाल के वोटर बन गए हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े दिग्विजय सिंह ने चुनाव के बाद भोपाल का ही वोटर बनने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 113 पर अपना नाम दर्ज कराया है। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव भोपाल से लड़ने की मंशा का खुलासा अभी तक उन्होंने नहीं किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार में अजित पवार की एंट्री ने सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं।
शिंदे गुट में नाराजगी दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट और मंत्री पद के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टलता जा रहा है और अब महायुति की तीनों दलों के बीच चल रही रसाकशी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे ने हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार के गुट के नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराजगी मंत्री पद को लेकर है। शिंदे के समर्थक विधायक तो 1 साल से मंत्री पद का इंतजार कर रहे थे और अब तो उनकी ओर से सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वो दल बदलने के लिए भी तैयार हैं। तो दूसरी ओर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी का इस सरकार में सबसे कम दबदबा दिखाई दे रहा है। सीएम पद एकनाथ शिंदे के पास है तो महत्वपूर्ण मंत्रालय अजीत गुट को सौंप दिए गए हैं, जिससे बीजेपी विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो अजीत गुट भी और मंत्री पद मांग रहा है, जिससे एनसीपी में और बड़ी सेंध लगाई जा सके। अजीत गुट की ओर से मंत्री पद दिए जाने का विरोध शिंदे गुट की ओर से हो रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टलता जा रहा है। एनडीए गठबंधन में चल रहे इस टकराव को लेकर अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे और सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकात की, लेकिन मामला सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि शाह भी मंत्रिमंडल विस्तार की गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने यहां तक दावा कर दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार टालकर बीजेपी शिंदे की कुर्सी छीनने की कोशिश में है। शिंदे पर कभी भी विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुना सकते हैं और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा, ये तय माना जा रहा है।